वेलकम बैक डिच टूडेज विट्स एंड एम आशुतोष सर। तो यह पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट आप जो है पहले देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट देखना पहले ज़रूरी है क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको स्टैंजा 1 से लेकर के स्टैंजा 11 तक पढ़ा दिया है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको आई बटन में दिख रहा होगा। हम कवर कर रहे हैं लक्ष्मण रिटन बाय तरुदत्त, ठीक है। और कानपुर यूनिवर्सिटी के BA थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में ये पहली पोएम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि हम बहुत पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ पाए पूरी वीडियो तभी देखिएगा। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आप समझ गए, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा हम डीपली पढ़ाने वाले हैं आज। तो रेडी? सीरियसली बहुत किस्मत ख़राब है। जब पहली बार शूट किया था तब लाइट चली गई बीच में, फिर दोबारा शूट किया तो बारिश होने लगी। देखना चाहेंगे कि बारिश कैसे होने लगी थी? देखिए, वो एक हमेशा आजीवन रहती है। बारिश शुरू हो गई। आवाज़ आ रही है क्या आपको? बारिश बहुत तेज़ हो रही है, एडजस्ट कर लीजिए। अब मुझे पता भी नहीं कैसी आवाज़ आ रही है। लेट मी चेक, मैं चेक करता हूँ, फिर दोबारा शूट करूँगा यहीं से, ठीक है। देखा, सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कभी कभी होती हैं, बट स्टिल हमको पता होता है कि हमें क्या करना है और हमें पता है कि वो करना है हमें, तो हमें करना ही होता है। आर्म्स एंड द मैन में ब्लेंसली ने यही कहा था रैना से, ठीक है, जब वो अननोन मैन था तब, यानी एक्ट फर्स्ट में। एनीवे, मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ा दिया था सेकंड शूट में, बट इट्स ओके। फिर से अब हमको दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट अगेन से। आपके लिए तो ये नया नया होगा, आप तो अभी भी देख रहे हो। मेरे लिए तिबार आई है, थर्ड टाइम मैं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने स्टैंजा 11 तक ख़त्म कर लिया है। भगवान आप बारिश मत करना प्लीज़, और लाइट तुम भी मत जाना, ठीक। चलिए स्टैंजा नंबर 12, ठीक है। स्टार्ट करें। आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा स्टैंजा, ठीक है, यहाँ पे। तो आर्ट दाउ इन मैं बता दूं कि साथ ही साथ मैं दोबारा बता रहा हूँ वैसे शूटिंग करते वक्त, कि मैं आज आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे मीनिंग को निकालते हैं, किस तरीके से हम जो स्टैंजा होता है उसको कैसे समझते हैं, मैं कैसे समझता हूँ और आप आगे कैसे समझेंगे। क्योंकि मैं हर एक पोएम पे तो वीडियो नहीं बना रहा हूँ ना, तो कोई पोएम आपको भी अपने आप से पढ़नी होगी। तो उसके लिए मैं आपको आज ये सिखाते चलूँगा कि कैसे हमें करना है, ठीक है। चलिए, आर्ट दाउ इन सीक्रेट लीग विद दोज हु फ्रॉम हिज होप द किंगडम रेंट। क्या लगा, क्या मतलब होगा इसका? आर्ट दाउ इन सीक्रेट लीग विद दोज। आर्ट मतलब चित्रकला? नहीं, ये वो आर्ट नहीं है। इसका मतलब है ARE। ये अर्काइक वर्ड है आर का, ठीक है। पहले समय में 15वीं सेंचुरी 16वीं सेंचुरी में स्ट्रेस वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था, और स्ट्रेस लाने के लिए TH या T या फिर S का इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे वुडेस्ट होगा, है ना, तो और बहुत S लगा देंगे, कहीं TH लगा देंगे। इसको ही बोलते हैं पहले समय में जो मीटर, जिस तरह से आयमिक पेंटामीटर, हेक्सामीटर, उनको लाने के लिए ये किया जाता था, ठीक है। और पहले समय में इंग्लिश जो है, इंग्लिश बन नहीं गई अपने आप, या आखिर टपक नहीं गई कि दैट इंग्लिश आ गई, नहीं। इसमें लैटिन मिला हुआ था, फ्रेंच मिला हुआ था, कई लैंग्वेज से मिलजुल के फिर तराश हो करके या फिर निकल कर छन के फिर इंग्लिश बनी ना। तो ये वहाँ से इस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। आर्ट दाउ इन सीक्रेट लीग विद दोज हु फ्रॉम हिज होप द किंगडम रेड। इसका मतलब ये हुआ कि आर यू, दाउ मतलब यू, अर्काइक वर्ड है। दाउ का मतलब यू का अर्काइक वर्ड दाउ है, ठीक है। आर यू इन सीक्रेट लीग विद दोज। यहाँ दोज कौन है? वही डीमंस, राक्षस, ठीक है। तो सीता जो है एलिगेशन लगा रही है किस पे? लक्ष्मण पे। क्या कह रही है? क्या तुम उन राक्षस से या उन डीमन से किसी तरह के समझौते में हो? क्या तुम उनके साथ पार्टनरशिप में हो? क्या तुम उनसे मिले हुए हो? इन सीक्रेट लीग, ठीक है, विद दोज हु, जो कि, कौन जो? वही डीमंस, हु उन्हीं के लिए आ रहा है। हु फ्रॉम हिज होप, जो इस आशा से हैं, इस उम्मीद से हैं, द किंगडम रेंट, कि वो किंगडम को हटिया लेंगे, मतलब उसको पा लेंगे। यहाँ रेंट का उधार लेने, वो किंगडम उधार में ही लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। द किंगडम रेंट, जो कि किंगडम को हथिया लेंगे। क्या वो ऐसे उम्मीद से यहाँ पे आए हैं? आ स्पाई फ्रॉम हिज इग्नोबल फोर्स। तुम एक स्पाई हो, तुम एक गुप्तचर हो, तुम एक तरह का मतलब एक बहरूपिया, ठीक है। बहरूपिया को इम्पोस्टर कहते हैं। अ स्पाई फ्रॉम हिज इग्नोबल फोर्स। देखिए इग्नोबल मतलब जो नोबल ना हो, यानी नीच, पापी, कमीना, इस तरह का।
तो कमी नहीं, कोई कमी नहीं, कमी ना। इग्नोबल फोर्स, मतलब इग्नोबल फोर्स किसके लिए आ रहा है? ये यहाँ पे वही डीमंस के लिए आ रहा है कि वो जो पापी हैं, जो शत्रु हैं हमारे, वो उन्हीं के तुम एक स्पाई हो। एलिगेशन फिर से आरोप लग रहा है किस पे? लक्ष्मण पे। पूरी देखिए एक एक लाइन पे आरोप लगेगा। टू ट्रैक हिम इन हिज बेनिशमेंट, और एक ऐसा स्पाई जो साथ में आया है हम लोग के साथ, ताकि तुम लोग की जो भी प्लानिंग है ना, उनको उसी प्लानिंग को बेनिशमेंट में ख़त्म किया जा सके। बेनिशमेंट मतलब उनके वनवास में, किनके वनवास में? लॉर्ड राम जी के। टू ट्रैक हिम, यहाँ जो हिम लिखा हुआ है वो लॉर्ड राम जी के लिए आ रहा है। देखिए सेल्फ प्रोनाउन और प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन का अगर आप अच्छे से आपको समझ में आता है कि प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, प्रोनाउन बहुत अच्छे से आप डिटेल से समझ पाते तो आपको मीनिंग निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हिम, ही, ये कौन है? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइन लिखी हुई है क्या वो पोएट बोल रहा है, या फिर जो कैरेक्टर्स दिए गए उन कैरेक्टर्स के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से कौन बोल रहा है। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। टू ट्रैक हिम इन हिज बेनिशमेंट, बेनिशमेंट मतलब वनवास। इसका एक हम और एक वर्ड बताते हैं आपको, ऑस्ट्रेसिज्म, OSTRACISM। ऑस्ट्रेसिज्म मतलब ये होता है वनवास, ये देश निकाला देना, क्योंकि 14 साल के लिए लॉर्ड राम जी बाहर थे ना। आगे चलते हैं। तो फिर एलिगेशन लगाया कि टू ट्रैक हिम इन हिज बेनिशमेंट, कि तुम उनको जो है ट्रैक करते हुए आ रहे हो पीछे पीछे, हम लोग के मतलब हम लोग की जानकारी में नहीं था ये सब। एंड वुडस्ट दाउ एट हिज डेथ रिजॉइस। देखिए इस सेंटेंस को मैं आपको समझाता हूँ अलग करके, आप एड हटा दीजिए क्योंकि बात तो चल ही रही है ना। वुडस्ट दाउ एट हिज डेथ रिजॉइस, इसको वुडस्ट को वुड कर लीजिए, मैंने बताया आपको इंग्लिश में आना है। वुडस्ट को वुड कर लिया, दाउ यू कर लिया, एट हिज को ऐसे नहीं दीजिए, डेथ को ऐसे, रिजॉइस सही है। इसको चेंज करते हैं, यू वुड रिजॉइस एट हिज डेथ। तुम उनकी मृत्यु के, जब मृत्यु हो जाएगी तो तुम उनकी मृत्यु का जो है तुम वो करोगे, आनंद लोगे, या फिर उसका फेस्टिवल करोगे, सेलिब्रेट करोगे। मुझे पता है तुम्हारी यही प्लानिंग है, ठीक है। यू वुड रिजॉइस एट हिज डेथ, आई नो यू वुड, मुझे पता है तुम करोगे। और श्योर एयर नाउ, और क्या पता पहले ही से ही तुम खुशी में हो, क्या पता तुम पहले से तुम्हारी जो प्लानिंग है वो सही चल रही है। यहाँ पे ERE का मतलब होता है बिफोर, ये अर्काइक वर्ड है बिफोर का, ठीक है। और श्योर एयर नाउ, और क्या पता तुम पहले से खुश हो इस चीज़ को, पहले तुम्हारी प्लानिंग चल रही है। व्हेन फर्स्ट दाउ हर्डस्ट दैट वेल नोन वॉइस, देखिए फिर से वही बोला कि उस वक्त से, जिस वक्त से जो है सबसे पहले तुमने जो है वो वॉइस सुनी होगी, उसी वक्त से तुम्हें लग गया होगा तुम्हारी प्लानिंग एकदम सही चल रही है। मतलब क्या ही सीता जी लक्ष्मण को क्या ही बोलती जा रही हैं, ठीक है। व्हेन फर्स्ट दाउ हर्डस्ट दैट वेल नोन वॉइस, उस वक्त से तुम्हें ये सब पता था, जिस वक्त से वो आवाज़ सुनाई दी तुम्हें। हर्ड समझ में? हर्ड, जो थोड़े बहुत तो आपको बट समझ में आई होंगे। दाउ शुडेस्ट हैव रन टू एट आई ट्रो। अब देखिए सरकार यहाँ पे जो आयरनिक करते हुए, टोन मारते हुए बोल रही है, सीता जी बोल रही हैं कि दाउ शुडेस्ट हैव रन टू एट, तुम भागे ही नहीं क्योंकि तुम्हें भागना चाहिए था। शुडेस्ट हैव रन टू एड माने हेल्प, आई ट्रो, ट्रो जो है का एक वर्ड है टू थिंक या टू बिलीव, टू ट्रस्ट यानी भरोसा। मुझे इस बात का भरोसा है, अगर तुम नहीं हो ये सब, तुम एक स्पाई नहीं हो, तुम एक गुप्तचर नहीं हो, तुम जो है अंदर से कुछ बाहर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो जब वो आवाज़ सुनाई दी थी तो तुम्हें तो भाग के जाना चाहिए था ना। और वो क्यों नहीं गए वो हमको पता ही है, ठीक है, क्योंकि वो अपने भाई भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो अपने भाई देख रहे हैं लक्ष्मण जी, ये यहाँ उनको अपने पति दिख रहे हैं, ठीक है। आई ट्रो, मुझे ऐसा बिलीव है कि तुम्हें तो जाना चाहिए था उस समय, लेकिन तुम नहीं गए। स्टैंजा खत्म। नेक्स्ट स्टैंजा में स्टैंजा नंबर 13। हाँ, लर्न दिस वट एवर कम्स मे कम, इस बात को समझ लो। लर्न दिस यानी लिसन दिस, लर्न दिस वट एवर कम्स मे कम, इस बात को समझ लो कि जो भी होगा आने दो, जो भी आएगा आने दो, मैं केयर नहीं करती, एक कहने का तरीका है। बट आई शैल नॉट सर्वाइव माई लव, अगर अपने प्यार को बचा ना सकी, फिर भी मतलब उसके बावजूद सीता जी बोल रही हैं फोर्सफुली कि अगर मैं प्यार को बचा ना सकी, कुछ हो भी गया खुदा ना करे, तो भी मैं, उसके बाद भी मैं, ऑफ ऑल माई थॉट्स हियर इज द सम, और मेरे सारे विचार जो मेरे माइंड में आ रहे हैं उसका निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन ये है कि जो कार्य करने जा रही है आगे, सम मतलब वह जोड़, तो हम जानते हैं 2 3 4 5 जो भी जोड़ते रहते हैं उसको सम को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया कंक्लूजन से, एट अ सम, एक फ्रेज ही पढ़ा होगा आपने, ऑल इन ऑल भी होता है। ऑफ ऑल माई थॉट्स हियर इज अ सम, विटनेस इट गॉड्स इन हेवन अबव,
और जो भी मेरे माइंड में विचार आ रहे हैं उस विचार का निष्कर्ष ये है कि भगवान इस चीज़ का साक्षी है, तुम यहाँ से हिले नहीं। मतलब एक एलिगेशन लगाई चुकी हैं, तो ये जो भी हो रहा है माहौल इस बीच में इसका साक्षी भगवान है जो हमारे ऊपर हैं। कहाँ गया? विटनेस में जानती है आपको, मौका है वारदात पे मौजूद एलिगे मतलब कानूनन वर्ड है। विटनेस वाले में होता है साक्षी होना है, ठीक है। इफ़ फायर कैन बर्न, अगर अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल है कि ये होता है तो ये भी होगा, ठीक है। इफ़ फायर कैन बर्न और वाटर ड्राउन, अगर आग जला सकती है जो कि जलाती है, पानी डुबो सकता है जो कि डुबोता ही है, तो आई फॉलो हिम, मैं उनको फॉलो करूँगी, मैं उनको अनकाल तक फॉलो करूँगी, मैं उनको वापस लेके आऊँगी, उनको सही सलामत लाऊँगी। एक पत्नी व्रता होने के नाते वो ऐसा कह रही हैं, ठीक है। आई फॉलो हिम, चूज़ व्हाट दाउ विल, अब तुम ये चूज़ करो कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तुम एक अनुज होने के नाते, तुम एक भाई होने के नाते तुम क्या करोगे, ठीक है। सीता जी का सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुझे तो पता है मैं क्या करूँगी, लेकिन तुम क्या करोगे। तो ये लिखा है चूज़ व्हाट दाउ विल, विल मतलब विल करना, इसको और का एक वर्ड है WIL, विल, विल माने में चाहना, इच्छा, ठीक है। दाउ बताइए आपको यू। ट्रूथ विद इट्स एवर लास्टिंग क्राउन, दो जो ये आने वाली लाइन है, ट्रक गया, ट्रक जा रहे हैं रात के 1 बजे, वो भी हाँ 1 बजे शूट कर रहा हूँ। पिछले 2 घंटे से मैं यही कर रहा था, लाइट की इंतजार ही कर रहा था। ट्रूथ विद इट्स एवर लास्टिंग क्राउन, देखिए यहाँ जो ट्रूथ है, इस एक कहने क्या मतलब है हीरा जी का कि तुम जिस सत्ता के लिए अगर ये सब कर रहे हो, अगर तुम सत्ता के लिए कर रहे हो, अगर तुम किसी जो है दबाव में आकर कर रहे हो, या तुम किसी जो है लालच में आकर हो, तो इस बात को जान लो कि ट्रूथ विद इट्स एवर लास्टिंग क्राउन, कि सच ही हमेशा रहने वाला एक मुकुट है, एक ताज है। सच मतलब वही एक चीज़ है जो खूबसूरत है, ठीक है, जो अनमोल है, सच। और फॉल्सहुड, और जो तुम अगर झूठ बोल रहे हो, फॉल्सहुड मतलब होता है झूठ, फॉल्सहुड, ट्रेचरी, ट्रेचरी मतलब होता है बेट्रेयल यानी धोखा देना, डिसीटफुल, ठीक है, मैंने आपको डिसीटफुल एक वर्ड बताया, डिसीट बताया था ना। ट्रेचरी यानी बेट्रेयल यानी धोखा, एंड गिल्ट यानी क्राइम, गिल्ट यानी क्राइम, कोई पाप। ये देखो, एक तो उसने तो सीता जी ने तो उसका कंपैरिजन दिया, और उसके विपरीत में इन 3 चीज़ों को बताया कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, या कोई क्राइम कर रहे हो, कोई गुनाह कर रहे हो, तो इस बात को याद रखो। यहाँ पे स्टैंजा खत्म होता है 13। अब आगे आते हैं स्टैंजा नंबर 14 में, उसे कंप्लीट करते हैं कि इस बात को याद रखो कि रिमेन हेयर विद द वेन प्रेटेंस, कि रह क्या जाएगा फिर तुम्हारे पास, अगर तुम जीत भी गए तो क्या रह जाएगा। रिमेन हेयर विद द वेन प्रेटेंस, रह जाएगा, वेन मतलब ब्लैंक, खाली, खोखला, ठीक। वेन, प्रिटेंस, प्रिटेंस मतलब होता है अपीयरेंस, दिखावा, एक ऐसा दिखावा, खोखला दिखावा, अंदर से कुछ नहीं है, कोई शोभा नहीं है, अंदर से जो है बेट्रे, तुम धोखे से भरे हुए हो, क्राइम से भरे हुए हो गए, ठीक है। फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर में बता रही तुम्हारे पास क्या बच जाएगा फिर। रिमेन हेयर विद अ वेन प्रिटेंस, क्लियर हो गया सेंटेंस। ऑफ, अगर ऐसा नहीं है तो, यहाँ पे ऑफ को आप और समझिए, क्या समझिए, अथवा, अगर ऐसा नहीं है कुछ, अगर तुम ऐसे नहीं हो अंदर से, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। और शील्डिंग में, मुझे प्रोटेक्ट करो, और शील्डिंग में, शील्डिंग समझ में आया, शील्ड, प्रोटेक्ट, और शील्डिंग मी फ्रॉम रॉन्ग एंड सेम, और मुझे गलत और जो भी सेम मतलब सेमफुल कोई भी गलत इवेंट हो जाए एक औरत के साथ, एक फीमेल के साथ, उसके खिलाफ मेरी रक्षा करो। या तो तुम ये करो, ठीक है, मी फ्रॉम रॉन्ग एंड सेम, मेरा बचाव करो। अदरवाइज, और गो, अगर तुम ऐसे नहीं करने वाले हो तो जाओ फिर, गो एंड डाई इन हिज डिफेंस। डिफेंस का यहाँ मतलब जस्टिफिकेशन, जो तुम दलीलें पेश कर रहे थे उसी जस्टिफिकेशन में जाओ और तुम मर जाओगे अंदर से, ठीक है। और गो एंड डाई इन हिज डिफेंस, और उस डिफेंस में तुम अपने आप को मार दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा ना कि एक तरीके से नीति वाली बातें हो रही हैं, नैतिकता की बातें हो रही हैं यहाँ पे। एंड लीव बिहाइंड अ नोबल नेम, और क्या पीछे छोड़ दोगे तुम, एक रघुवंशी, एक राजवंशी, एक रघुकुल चलिए जाने जाए प्रवचन न जाए वैसा कुछ वाला, कि एंड लीव बिहाइंड अ नोबल नेम, और तुम अपना रघुवंश नाम, राजवंशी नाम ये पीछे छोड़ चुके होगे, और तुम अब कुछ और बन जाओगे फिर।
चूज व्हाट दाउ विल। अब फिर से तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। देखिए एलिगेशन के साथ साथ जो सीता जी कहीं ना कहीं डर भी रही है अंदर ही अंदर, समझाने की कोशिश कर रही है लक्ष्मण जी को, अपना डर से भरी पड़ी है अंदर से, इसलिए वो वर्ड पहले से आया था ना, मी शडर एंड अबोर माई लाइफ, स्टैंजा लास्ट जो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। हाँ कहाँ गया, हाँ, लीव बिहाइंड अ नोबल नेम, चूज व्हाट दाउ विल, आई अर्ज नो मोर। अर्ज मतलब होता है समझाना, आई सजेस्ट करना, मैं तुम्हें अब और ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, बस बहुत हुआ, मैं तो जा रही हूँ अपनी पति की रक्षा करने के लिए। आई अर्ज नो मोर, माई पाथवे लाइज बिफोर मी क्लियर। जो मेरे रास्ते जो अब तक चले आए थे, जो मैं समझती आई थी तुम मेरे साथ, तुम एक मेरे देवर, एक मेरे छोटे बेटे के समान हो। माई पाथवे लाइज बिफोर मी क्लियर, मुझसे मैं झूठा दिखावा रखा गया है मेरे साथ, अब मैं क्लियर हो गई हूँ, तुम वैसे नहीं थे। बिफोर मी क्लियर, ठीक है, सर सही है। आई डिडेंट नो, दाई का मतलब यू, आई डिडेंट नो यू माइंड बिफोर, आई डिडेंट नो, दाई मतलब यहाँ पे योर है, दाउ मतलब यू, दाई मतलब योर। आई डिडेंट नो योर माइंड बिफोर, मुझे तुम्हारे मस्तिष्क यानी तुम्हारी सोच के बारे में पहले से पता ही नहीं था, ठीक है। आई नो दी यू, बट अब दी यू मतलब आई नो यू नाउ, बट अब मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ, जान चुकी हूँ, क्लियर हो गया। एंड आई हैव नो फियर, और अब मुझे कोई डर भी नहीं है तुमसे। ओह माय गॉड, ये समझ में आ गया आपको, थोड़ा सा सही हो जाते हैं। हाँ नेक्स्ट क्या, स्टैंजा नॉट पैराग्राफ, ठीक। देखिए अभी तक हमने जितने स्टैंजा पढ़े, या तो वो सीता जी के द्वारा बोले जा रहे थे, या तो फिर लक्ष्मण द्वारा जी के बोले जा रहे थे, लेकिन पता कैसे चल रहा था मुझे, उनके प्रोनाउंस को देख करके, ठीक है, उनके जो है पंक्चुएशन को देख करके। अब जो मैं स्टैंजा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको वहीं स्टार्टिंग से पता चल जाएगा कि ये कौन बोल रहा है। कैसे पता चलेगा, मैं फिर से बारिश होने लगी, अब मैं वीडियो नहीं रोकूँगा, ठीक है, आप सुनिए, जितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी वैसे भी। तो ये जो पैराग्राफ है, सी सेड एंड प्राउडली फ्रॉम हिम टर्न, देखिए यहाँ पे जो सी था, सी सेड, उससे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आया, ऊपर देखिए एकदम डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आया, यानी ये सेंटेंस किसी के द्वारा बोला नहीं जा रहा है। तो कौन बोल रहा है, अगर जो है लक्ष्मण जी नहीं बोल रहे हैं, सीता जी नहीं बोल रही हैं, तो कौन बोल रहा है, तो ये कौन बोल रहा है, ये तोरुदत्त जी बोल रही हैं, तोरुदत्त बोल रही हैं, वो अपने डायलॉग्स को यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तभी उन्होंने सी यूज़ किया, क्लियर हो गया। सी सेड, उसने कहा, किसने, सीता जी ने। एंड प्राउडली फ्रॉम हिम टर्न, एंड प्राउडली टर्न फ्रॉम हिम, आप वर्ड को थोड़ा चेंज करिए ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। और प्राउडली कहते हुए उसकी तरफ से वो घूम गई और जाने लगी, किस तरफ, अपने जिस तरफ उनको फॉरेस्ट की तरफ। सी सेड एंड प्राउडली फ्रॉम हिम टर्न, वॉज दिस द जेंटल सीता, क्या ये वही विनम्र प्यारी और मतलब व्यक्तित्व की बात करी, इतना गुस्सा, ये सब गुस्सा कहाँ से आया उनके अंदर, क्या ये वही जेंटल सीता थी, क्या ये वही विनम्र देवी थी। क्वेश्चन पूछ रही है कौन, तोरुदत्त पूछ रही हैं। नो, नहीं, ये वो नहीं थी। फ्लेम्स फ्रॉम हर आइज, फ्लेम्स फ्रॉम हर आइज शॉट फोर्थ एंड बर्न। देखिए इस लाइन का मतलब निकालने में मज़ा आया था मुझे कि फ्लेम्स फ्रॉम हर आइज, यहाँ तक तो क्लियर है कि फ्लेम्स फ्रॉम हर आइज, उसके उनकी आँखों से आग निकल रही थी, यहाँ तो क्लियर हो गया, आराम से इंग्लिश है। बट शॉट फोर्थ एंड बर्न, अब यहाँ से क्या मतलब निकालेंगे आप, देखिए शॉट मतलब होता है बंदूक से गोली मारना, ठीक। फोर्थ मतलब होता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ, एंड बर्न, बर्न मतलब जला हुआ। लेकिन अब इसको मैं देखिए मैं क्लियर करता हूँ इसकी मीनिंग कि फ्लेम्स फ्रॉम हर आइज लुक्स लाइक, ऐसी आग, ऐसी मतलब आँख से उनकी ऐसी आग निकल रही थी जैसे कि, लुक्स लाइक ऐसे निकल रही थी जैसे कि, शॉट फोर्थ कि उनकी आंखें बाहर आ गई हो, बंदूक से गोली की तरह बाहर आ रही हो, फोर्थ आगे की ओर, आँख मतलब बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी उनकी, एंड बर्न और दहक रही थी। अब समझ में आ गया, पूरी लाइन क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। द टीयर्स देयर इन हैड सीज्ड टू फ्लो, और फिर से उनकी आंखों को जस्टिफिकेशन है, मतलब कि यहाँ पे फिर से विजुअलाइजेशन आ रहा है कि द टीयर्स देयर इन हैड सीज्ड टू फ्लो,
अभी तक जो थोड़ी देर पहले वो रो रही थी, मतलब स्टैंजा 4 में स्टैंजा 3 में जो भी वो परेशान हो रही थी, रो रही थी, अब वो सब खत्म हो चुका था। उनकी आंखों का जो आंसू था वो रुक चुका था, जम गया था। द टीयर देयरइन हैड सीज्ड स्टॉप टू फ्लो, बहना बंद हो चुका था। अब देखिए यहाँ से फिर से डबल इंट कॉमा स्टार्ट हो गया, यानी किसी का डायलॉग स्टार्ट हो रहा है। यहीं तक तो दत्त ने अपना जस्टिफिकेशन दिया, ठीक है। हेयर मी ओ क्वीन हेयर आई डिपार्ट, सुनिए महारानी मेरी बात सुनिए। हेयर मी, मेरी बात सुनिए। ओ क्वीन, ओ रानी, एयर आई डिपार्ट, इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ। मतलब अब लक्ष्मण जी अपने मन बना चुके हैं जाने के लेकर के। एयर फिर से बिफोर आया ना, बिफोर आई डिपार्ट, डिपार्चर, ट्रेन में आपने सुना होगा द ट्रेन इज डिपार्चर फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है, ऐसे इंग्लिश होती है ना। एयर आई डिपार्ट, इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ आप मेरी ये बात सुन लीजिए। नो लॉन्गर कैन आई बेयर डाइवर्ट, डाइवर्ट मतलब योर वर्ड्स, अब मैं आपके शब्दों का आघात और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह क्या हिंदी थी मेरी, ठीक है कि मैं अब आपके शब्दों का जो आघात, जो पेन हो रहा है मेरे अंदर, जो आप वर्ड्स बोल रही हैं, मैं उनको और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। बेर में सहन करना भालू भी होता है। दे लेसरेट माई इनमोस्ट हर्ट, वो मेरे हृदय के अंदर की गहराइयों को चीरते हुए जा रहे हैं। मतलब इतने कटु वचन, इतने गलत आरोप ने लगाए कि मेरे हृदय के अंदर की गहराइयों तक मुझे चोट का एहसास, मतलब कि दुख हो रहा है, ठीक है। दे लेसरेट, लेसरेट मतलब होता है टीयर, मतलब चीर देना, फाड़ देना, ठीक है। माई इनमोस्ट हर्ट, हर्ट के भी इनमोस्ट मतलब अंदर, भीतर, गहराइयों से भी वर्ड हो सकता है ही, मतलब वही। एंड टॉर्चर मी लाइक पॉइजन सन, सन नहीं स्वॉर्ड्स, एंड टॉर्चर मी लाइक पॉइजन स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड का मतलब तलवार है, लेकिन उसने कंपैरिजन किया लक्ष्मण ने कि वो जो वर्ड्स जो आघात कर रहे हैं, जो दर्द दे रहे हैं, वो पीड़ा जो दे रहे हैं वर्ड्स सीता जी के, वो किस प्रकार हैं कि जैसे मेरे अंदर किसी ने एक तलवार घुसोड़ दी हो, मार दिया हो, वो तलवार पॉइजनड है, मतलब उसमें जहर लगा हुआ है, उस तरीके से वो मुझे दर्द कर रही हैं आपके जो शब्द हैं, ठीक। हैव आई डिजर्व दिस एट देन हैंड, क्या मैं ये सब डिजर्व करता हूँ? देन मतलब आपके द्वारा। देखिए यार कहते नहीं है कि वो सामान कहाँ रखा है भाई, एट योर हैंड, आपके पास ही रखा है, एट योर हैंड, हाथ की दूरी पे ही रखा है, कहते हैं ना फ्रेज। तो वैसे ही दाइन हैंड मतलब एट योर हैंड, क्लियर हो गया, यहीं से फ्रेजेस बनती हैं, ठीक है। हैव आई डिजर्व दिस एट योर हैंड, क्या मैं आपसे ये सब सुनना डिजर्व करता हूँ? क्या मैं इसी लायक हूँ? वो भी खुद ही सोच रहे हैं लक्ष्मण जी, कंफ्यूज हो गए, क्या मैं ऐसा हूँ? ऑफ लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी एंड ट्रूथ, कि पूरी ज़िंदगी मैंने लॉयल्टी, वफादारी, लाइफ लॉन्ग मैंने पूरी ज़िंदगी वफादारी अपने भ्राता राम जी के लिए, लॉर्ड राम जी के लिए रखी, क्या ये सब करने के बाद मैं ये सब सुनने का डिजर्व करता हूँ? इज दिस द मीड, मीड मतलब गिफ्ट, एक तरह का उपहार, मतलब किसी काम को करने के बाद जो उपहार मिलता है, ठीक है। इज दिस द गिफ्ट, इज दिस द मीड, क्या यही उपहार है मेरी पूरी ज़िंदगी की वफादारी का? आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ दाई फीलिंग्स, आपकी फीलिंग, योर फीलिंग्स सीता, एंड इन सूथ, देखिए सूथ का मतलब क्या होता है? हकीकत। देखिए यहाँ पे जो दो वर्ड दोनों लाइन हम पढ़ते हैं, इन दिस द मीट आई अंडरस्टैंड दाई फीलिंग्स सीता, एंड इन सूथ, मैं समझता हूँ, हालांकि मैं ये सब चीज़ को डिजर्व नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आपके जो एहसास हैं, हालांकि हकीकत कुछ और है, मैं ऐसा नहीं हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है? आई ब्लेम दी नॉट, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ब्लेम करूँगा नहीं कर सकता। आई ब्लेम दी नॉट, आई ब्लेम यू नॉट, बट दाउ मस्ट बी, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, बट दाउ मस्ट बी मतलब आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मस्ट नॉट बी, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेस रैश इन जजमेंट, मतलब आपको ऐसे जो जजमेंट आपने लिया आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेस रैश जजमेंट मतलब होता है कि बहुत जल्दी ले लेना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ना बट दाउ मस्ट बी लेस रैश इन जजमेंट, टेक टाइम, आपको किसी चीज़ को जजमेंट लेने के लिए वक्त लेना चाहिए। आपने तो सब कुछ बोल डाला बिना कुछ समझे, मुझे स्पाई बोला, मैं अपने भाई की जो है अर्धांगिनी को छीनना चाहता हूँ,
और मैं उन लोगों से मिला हुआ हूँ, मैं अपने बड़े भाई की हत्या करना चाहता हूँ, आपने क्या क्या बोल दिया मेरे बारे में। तो लेस रैश इन जजमेंट, मतलब बहुत जल्दी आप जजमेंटल हो गई। लुक, सुनिए, आई गो, मैं जाता हूँ। लिटिल आई केयर व्हाट कम्स टू मी, अब मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लिटिल आई केयर व्हाट कम्स टू मी, वर्ड दाउ बट सेफ। देखिए WERT का अच्छा चीज़ है कि WERT जब सर्च करेंगे तो कीपैड में W पहले आएगा, फिर उसके बाद E आएगा, उसके बाद भी R ही आएगा, उसके बाद भी T आएगा। जब मैं सर्च किया था तो मुझे लगा WERT, तीनों एक साथ, चारों एक साथ थे। देखिए वर्ड जो है अर्काइक वर्ड है बी का, बी मतलब होना, ठीक है, BE, ठीक है, जिसकी 3 फॉर्म होती है इज MR, अगर आपने जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तो। वर्ड दाउ बट सेफ, मतलब कि मैं ये चाहता हूँ, लिटिल आई केयर व्हाट कम्स टू मी, मैं उस चीज़ की परवाह नहीं करता आपकी मेरे साथ क्या होने वाला, लेकिन वर्ड दाउ बट सेफ, लेकिन आप जरूर सुरक्षित रहिएगा। वर्ड दाउ बट सेफ, गॉड कीप्स यू सो, भगवान आपकी रक्षा करे। इसे यहाँ पूरा आपका स्टैंजा खत्म हो गया। अब आता है स्टैंजा नंबर 17 ही है ना, 16 17, हाँ। हालांकि ये स्टैंजा मैंने थोड़ा फनी पाया है, देखते हैं आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो लगा। आई एम गोइंग हैंड साइड डिसरिगार्ड, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब कि ये डिसरिगार्ड का मतलब क्या हुआ, डिसरिगार्ड, आई एम गोइंग हैंस, आई डिसरिगार्ड, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, हैंस देयरफॉर, हालांकि आई डिसरिगार्ड, हालांकि मैं किसी की अवहेलना कर रहा हूँ, किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, किसी की बात को डिनाई कर रहा हूँ। किसकी बात को, लॉर्ड राम जी को। लॉर्ड राम जी ने क्या कहा था, तुम यहीं पे रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, है ना, और सीता जी ने जाने को कहा है। तो वही कह रहे हैं कि आई एम गोइंग हैंस आई डिसरिगार्ड, मैं जा रहा हूँ हालांकि मैं किसी बात की किसी की जो बात को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। द प्लेनेस्ट ऑर्डर्स ऑफ माई चीफ, और किसकी, चीफ की, यानी लॉर्ड राम जी की। द प्लेनेस्ट ऑर्डर्स ऑफ माई चीफ, इतना साफ साफ जो है मेरे लिए उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था कि तुम यहीं रहोगे और सीता जी को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, यही ऑर्डर था लक्ष्मण जी के लिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैं सीधा साधा ऑर्डर भी नहीं निभा पा रहा हूँ, ठीक, पूरा आदेश जो था वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। द प्लेनेस्ट ऑर्डर्स ऑफ माई चीफ, आई अ डीड फॉर मी। देखिए ये जो लिखने का तरीका था तो जी का, वो मुझे बहुत पसंद आया, लॉन्ग डैशेस का। देखिए लॉन्ग डैशेस जो होते हैं वो कभी कभी माइंडसेट को दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब कि कन्फ्यूजन, क्या लिखा जाए। कभी कभी पोएट भी समझ नहीं पाता है, क्योंकि पोएट जो होता है वो कैरेक्टर के हिसाब से लिख रहा है, तो कैरेक्टर को समझने के लिए कभी कभी पोएट चुप हो जाता है। तो जो ऐसी सिचुएशन थी लक्ष्मण जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ तरुदत्त चुप हो गई थी, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक पोएट हूँ तो मैं समझ सकता हूँ उस फीलिंग को। तो वो क्या लिखती, वो कुछ लिख नहीं पाई थी, कुछ समझ नहीं पाई, तो उन्होंने इसलिए डबल डैश लॉन्ग डैश का इस्तेमाल किया। देखिए क्या उन्होंने लिखा, अ डीड फॉर मी, अ सोल्जर हार्ड, मतलब ये मेरा कार्य है। क्या कार्य है, यहाँ रहना, यहीं रहना मेरा कार्य था, अकॉर्डिंग टू जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे लॉर्ड राम जी ने। बट अ डीड फॉर मी, यही मेरा काम था यहाँ रुकना। और सोल्जर, जैसे कि एक सैनिक का होता है, उसको एक आदेश दिया जाता है, हार्ड, लेकिन अब ये मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अ डीपली पेनफुल बट दाई ग्रीफ, अ डीपली पेनफुल, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये जो है अंदर से पेनफुल हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। बट दाई ग्रीफ, लेकिन आपका दुख, योर ग्रीफ, मतलब बट योर ग्रीफ एंड लैंग्वेज, आपका दुख और आपकी भाषा, ठीक है, मतलब सीता जी की, आपका दुख और आपकी भाषा वाइल्ड एंड रॉन्ग। वाइल्ड आया है ग्रीफ के लिए, मतलब आपका दुख बहुत बड़ा है, वाइल्ड, ठीक है, एंड रॉन्ग, और लैंग्वेज के लिए रॉन्ग, और आपकी भाषा बहुत गलत है, ठीक है। अलाउ, मुझे अब जाने की परमिशन दीजिए। नो अदर कोर्स, मैं और कोई अब बात नहीं करना चाहता। माइन बी द क्राइम, मेरा ही, मतलब कि अगर यहाँ किसी को जाना चाहिए तो वो मैं ही जाऊँगा, भले ही वो जो जुर्म है जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैं ही करूँ अपने ही हाथों। इसी तरह जो है लक्ष्मण जी ने एक बार, एक से पहले भी किया था, कि जब राम जी ने कहा था कि तुम जो है दरवाजे के पास खड़े रहो तो किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है, वो कुछ बात कर रहे थे यमराज जी से, यमराज जी किसी और बहरूप मतलब किसी और के वेश में आए हुए थे, और वो अंदर बात कर रहे थे, और लक्ष्मण जी को वहाँ बाहर पहरेदारी में लगा दिया। तभी जो है विश्वामित्र थे, फिर कोई जो है मेरे ख्याल से विश्वामित्र थे, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट ऋषि, वो आए
ठीक है। और उन्होंने कहा मुझे राम जी से मिलना है, और लक्ष्मण जी कहें नहीं, अभी उन्होंने जो है वो कुछ बात कर रहे हैं। कहे तुम मुझे रोक सकते हो, तुम्हारी इतनी जो है हिम्मत। और मतलब ऐसे वो श्राप देने वाले थे, है ना। और वो श्राप जैसे देने वाले थे, वो तुरंत ही जो है उन्होंने जाने की परमिशन दे दी। और फिर राम जी ने भी कहा था कि अगर मैं हमारी कोई बात सुने ना, अगर हमारी कोई बात सुनता है तो इसके साथ तुम्हें मिलेगी और तुम जो है मृत्यु में चले जाओगे। तो फिर लक्ष्मण जी वहाँ भी फंस जाते हैं, वैसे यहाँ भी फंस गए वो। चलिए, ये थोड़ा हिस्ट्री था, मैंने सब मेरे माइंड में याद आ गया, मैंने बता दिया। कहाँ थे हम? नो अदर कोर्स माइन बी द क्राइम एंड माइन अलोन, मेरा ही वो क्राइम होगा, मैं ही करूँगा। अगर किसी को जुल्म करना, किसी का अगर अपराध किसी को करना ही, तो वो मैं ही करूँगा। माइन अलोन, मेरा ही अकेले का अपराध होगा। बट ओ डू यू थिंक बेटर ऑफ मी फ्रॉम दिस टाइम, ये एक मुझे लाइन थी जो मुझे फ़नी लगी कि चलिए मैं ही क्राइम वो करने जा रहा हूँ, बट ओ डू यू, क्या आप प्लीज़, क्या आप प्लीज़ थिंक बेटर ऑफ फॉर मी फ्रॉम दिस टाइम, क्या प्लीज़ आप मेरे बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचेंगी। ठीक है, देखिए ये जो लास्ट दो लाइन थी, ये आगे की स्टैंजा के हिसाब से लिखी गई हैं कि थिंक बेटर ऑफ मी फ्रॉम दिस टाइम, जो मैं करने जा रहा हूँ आपकी बात, आगे जो मैं करने जा रहा हूँ उसको लेकर के प्लीज़ मेरे बारे में आप जो है सही सोचिएगा। ठीक है, गलत मत सोचिएगा, मुझे स्पाई दुश्मन मत बनाइए। आगे चलते हैं। स्टैंजा 18, हेयर विद एन एरो लो आई ट्रेस, ये एक बाण है। हेयर एन एरो, मैं एक बाण से एक ट्रेस बना रहा हूँ, मतलब एक घेरा। ठीक है, एक ट्रेस बना रहा हूँ। अ मैजिक सर्कल, एक जादुई सर्कल, एक जादुई घेरा। एयर आई लीव, इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, बिफोर आई लीव, मैं जाने से पहले एक जादुई घेरा बना दे रहा हूँ। ठीक है, नो इविल थिंग विद इन दिस स्पेस, कोई भी बुरी आत्मा, बुरी चीज़, कोई भी बुरी सोच से इस घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, वर्जित है। मे कम टू हार्म दी टू ग्रीव, ना ही जो मे कम टू हार्म, अगर वो तुमको नुकसान पहुंचाने आ रहे तो अंदर नहीं आ सकते, और कोई तुम्हें दुख देने के लिए अंदर आ रहे तो भी नहीं आ सकते। यहाँ ग्रीव का मतलब होता है सैडनेस, ग्रीफ GRIEF, उसी तरह ये भी है। ठीक है, देखिए डायम स्कीम बनाने के लिए वर्ड्स को चेंज किया था, जैसे वहाँ पे लीव लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे ग्रीव कर दिया, मतलब ग्रीफ भी लिख सकते थे, लेकिन ऐप से बनता नहीं डायम स्कीम। मे कम टू हार्म दी और टू ग्रीफ, ना ही कोई तुम्हें हार्म पहुंचाने के लिए आ सकता है इसके अंदर, ना ही तुम्हें कोई दुख देने के लिए अंदर आ पाएगा। स्टेप नॉट, लेकिन प्लीज़ बाहर मत आइएगा। स्टेप नॉट फॉर ऑट, ऑट मतलब एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, AUGST अर्काइक वर्ड है, मतलब किसी भी सिचुएशन में, एट एनी सिचुएशन, एट एनी कॉस्ट। स्टेप नॉट फॉर ऑट अक्रॉस द लाइन, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कीमत पे इस लाइन से, इस घेरे से बाहर मत आइएगा। ठीक है, कहाँ गया? वट एवर दाउ मे सी और हेयर, वट एवर यू सी, वट एवर यू हेयर, आप चाहे जो सुने चाहे जो देखे, लेकिन लाइन से बाहर मत आइएगा। ठीक है, आगे दो लाइन देखिए, ये थोड़ा सा मुझे टाइम लगा इसको निकालने में। सो शार्ट दाउ बाग द बैड डिज़ाइन ऑफ एवरी एनिमी आई फियर, देखिए लास्ट लाइन तो सही है, ऑफ एवरी एनिमी आई फियर, लेकिन मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी, जहाँ पे भी आपको भी होनी चाहिए, कि शैट यानी सेल, दाओ यानी यू, बाग का मतलब पता नहीं, द बैड डिज़ाइन क्या कहने का मतलब होगा यहाँ पे। चलिए मज़ा, मतलब देखिए हमारी तरफ से, ठीक है, पहले मुझे भी प्रॉब्लम हुई, अब आपको भी हो रही, तुम मतलब कैसे निकालें, हमको समझना है ना। सो हालांकि उसने बोल दिया पहली लाइन में कि आप मत जाइएगा चाहे जो हो जाए। सो सेल यू, तो क्या आप, सो सेल यू, ठीक है। ठीक है, बाग का मतलब क्या होता है, अब मुझे बायोग्राफी का फ़ायदा हुआ। बायोग्राफी में जब मैंने पढ़ा था तो तुरुदत्त जो है 1870s में, 1870 यानी 1865, 1867 और 1870 तक, 1871 में भी वो जो है यूरोप ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, वो अपने घर से निकल चुकी थी। यूरोप में वो पहले 1 साल कहाँ रही थी, फ्रांस में रही, बाकी के 3 साल वो इंग्लैंड ट्रैवल की और जर्मनी, इटली ट्रैवल की। उस समय के मैंने जो है थोड़ा सा टूर्नामेंट को देखा, स्पोर्ट्स को देखा कि ये बाक वर्ड क्या मतलब है। ठीक है, तब उस समय जो है जो वर्ड मुझे जो समझ में आया वो रेस थी, किसकी, हॉर्सेस की। हॉर्सेस की रेस से मुझे ये वर्ड क्लियर हो गया। देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें घोड़ा जो है पार नहीं कर पाया, है ना, जो उसके सामने डिफ़िकल्टी थी, ऑब्स्टेकल था, उसको पार नहीं कर पाया। देखिए ये दूसरी पिक्चर है, इसमें पार कर गया, क्लियर हो गया।
तो जो पार कर रहा है वो वर्ड उसे फेंस कह सकते हैं हम लोग इंग्लिश में, लेकिन उसको बाग कहा जाता है, ठीक है, BAL के बाग कहते हैं, इसको बाग ही कहते हैं, ठीक है। उस समय के हिसाब से, उस समय में जो है ये रेसेस होती थी, बहुत ही जो है बड़े पैमाने पे इनकी प्रचार भी होता था। तो कहीं ना कहीं जो है तरुदत्त ने ये वर्ड बाग कहीं ना कहीं न्यूज़ में पढ़ सुना होगा, या फिर कहीं उन्होंने जो है किसी पैम्फलेट में या फिर किसी न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा होगा, तभी उन्होंने ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। एक तो मुझे ये पता चला। दूसरी चीज़ क्या था, उस समय जो है जो प्ले बोर्ड में जो बॉल मारते हैं ना, बॉल जानते हैं ना, तो एक बोर्ड में बॉल कैसे रखी होती है, रेड बॉल से मारा जाता है डंडी के थ्रू, ठीक है। उसमें जो एरिया होता है, देखिए आपको फोटो दिख रही होगी, इसके एक एरिया में बाग लिखा हुआ है और उस बाग में घेरा बना हुआ है, सर्कुलर जो है हाफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर घेरा बना हुआ है, उसे बाग पढ़ा जाता है। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि ये बाग का मतलब क्या है। ये बाग स्टैंड्स फॉर दैट सर्किल, मतलब जो सर्किल है उसी के लिए बाग आ रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ती है लेकिन। तो आगे चलते हैं। सो सेड दाउ बाग द बैड डिज़ाइन, मतलब आप इसे छलांग मत मारिएगा, मतलब इससे बाहर किसी भी कीमत में मत आइएगा। सो सेल यू बाग द बैड डिज़ाइन ऑफ एवरी एनिमी आई फियर, तो क्या आप इससे बाहर आएंगी, बाग कर जाएंगी। अगर आप इससे बाहर आती हैं तो मुझे डर होगा हर एक उस चीज़ से जिससे मैं डरता हूँ, मतलब हर एक एनिमी से। अगर आप इससे बाहर आएँ इस बैड डिज़ाइन से, जो भी मैंने बनाया अभी, किससे बनाया था उसने, बाण से जो भी मैंने बनाया बैड डिज़ाइन, अगर आप उससे बाग करती हैं, उससे बाहर आती हैं, तो ऑफ एवरी एनिमी आई फियर, तो हर एक वो दुश्मन बाहर होगा जिससे मैं डर रहा हूँ इस वक्त जाते वक्त। क्लियर हो गया लाइन। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, स्टैंजा 19, एंड नाउ फेयरवेल व्हाट दाउ हैज सेड, अब मैं जा रहा हूँ फेयरवेल, वेडिक्शन एक पोएम आई हुई थी सेकेंड ईयर में। एंड नाउ फेयरवेल व्हाट दाउ हैज सेड, अब आप क्या कहना चाहती हैं, या फिर जो आपने कहा, व्हाट दाउ हैज सेड, जो भी आपने कहा, अब मैं जा रहा हूँ लेकिन जो भी आपने कहा, दो इट हैज़ ब्रोकन क्वाइट माई हार्ट, हालांकि उस सारे शब्दों ने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सो डैट आई विश आई वर डेड, इससे अच्छा तो मेरी इच्छा ये कि मैं मर ही जाता उन शब्दों को सुनने के बाद। आई वुड बिफोर आवर क्वीन वी पार्ट, मैं चाहूँगा कि इससे पहले वो मेरी रानी कि मैं यहाँ से अलग हूँ, मैं जाऊँ। फ्रीली फॉरगिव फॉर वेल आई नो, हम लोग एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। मैं यहाँ से हिला नहीं, आपने मुझे इतनी सब बोले, मैं आपको आप माफ़ करता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फ्रीली फॉरगिव फॉर वेल आई नो दैट ग्रीफ एंड फियर हैव मेड दी वाइल्ड, क्यों मैं आपको माफ़ कर दूँ कि मैं ये जानता हूँ, फॉर वेल आई नो दैट ग्रीफ, जो दुख हुआ था आपको, जो आपको डर लग रहा था, हैव मेड दी यानी यू, हैव मेड यू वाइल्ड, उसी ने आपको इतना जंगली बना दिया, आप सोच की समझ से बाहर हो गई। तो मैं वो सोच के आपको माफ़ कर देता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वी पार्ट एज फ्रेंड्स, हम एक दोस्त की तरह अलग होते हैं। इज़ इट नॉट सो, है ना, दोस्त की तरह अलग हो सकते हैं ना हम लोग, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। यहीं पे देखिए ये जो स्टैंजा ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक लाइन आ रही है, एंड स्पीकिंग दस ही सैडली स्माइल्ड, फिर से ही। अब यहाँ पे ही कौन है, ही तो लक्ष्मण है, तो ये लाइन कौन बोल रहा है, तरुदत्त बोल रही है। समझ में आया ना आपको, गुड। एंड स्पीकिंग दस ही सैडली स्माइल्ड, और ये बोलते हुए दुख से, निराशा से लक्ष्मण जी ने एक मुस्कान दी। वो मुस्कान जो है रियल नहीं थी, वो एक निराश से भरी थी, वो टूट चुके थे अंदर से, वैसे थे भी नहीं। आगे नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 20, काफ़ी अच्छा है ये आने वाला स्टैंजा। एंड ओ ये सिल्वन गॉड्स दैट ड्वेल, मतलब जब जाते वक्त, एंड ओ ये वाई ई, मतलब ये जो है ये दोनों सेम ही है। ये जो वर्ड है, इस वर्ड का जो है आर्काइक वर्ड क्या है, दाऊ, ठीक है, मतलब यू, लेकिन ये जो है यू का मतलब दाऊ का प्लूरल है, मतलब दाऊ का प्लूरल क्या हुआ, यू, मतलब ये वाई ई, ठीक है, मतलब ये, अरे क्या ही बोल रहा हूँ मैं, ये जो है प्लूरल वर्ड है, ठीक है, क्लियर हो गया, सबके लिए आ रहा है। कौन बोल रहा है ये, बोल रहे हैं लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, क्योंकि एंड ओ ये सिल्वन गॉड्स दैट ड्वेल, सिल्वन मतलब होता है फॉरेस्ट का, लकड़ी, जिसमें जंगली चीज़ों का बात की जाए, ठीक है। एंड ओ ये सिल्वन गॉड्स दैट ड्वेल मतलब होता है जो रुके हुए हैं कुछ समय के लिए, रिमेन फॉर सम टाइम, तो कहीं ना कहीं वो जो है आसपास की चीज़ों, सराउंडिंग, मतलब जाते वक्त ये बोल रहे हैं
कि हे जंगली या फिर फॉरेस्ट के देवता, ठीक है। among these dims and somber shades, हालांकि आप ही के बीच, मतलब आप ही के बीच, among these आप ही के बीच, dim and sombre shades, कोई आपके बीच धुंधला, ठीक है, and sombre shades। देखिए अब मैं कैसे इसका मीनिंग निकालूं, डिम वर्ड फंस गया, sombre वर्ड फंस गया, shades वर्ड फंस गया। अब तीनों वर्ड की मीनिंग आप निकालिए और फिर उसके बाद आप इस लाइन का मतलब क्या निकालेंगे। ये ना डिफ़िकल्ट हो गया ना, फिर कुछ लोग छोड़ देते हैं और मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो पहली लाइन के मतलब क्लियर हो गया कि वो फॉरेस्ट से जो है बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के देवता से, आसपास के देवताओं से बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गॉड्स मेंशन है, सिल्वर मेंशन है, ड्वेल, ड्वेल मतलब होता है रिमेन फॉर सम टाइम। among these dim, देखिए डिम, सोम्ब्रे और शेड्स, जब तीनों का मतलब आप ढूंढेंगे तो आपको एक सिमिलरिटी मिलेगी, वो है कलर, और सारे सारे डार्क कलर हैं। मतलब अगर आप ढूंढेंगे डिम तो आपको धुंधला दिखाई देगा कि जिस चीज़ को आसानी से देखा ना जा सके, ठीक है, जो कि ब्राइट ना हो। सोम्ब्रे का वर्ड आप ढूंढेंगे तो दिखाई देगा कि जो ऐसी कोई चीज़ जो रोशनी को रोक रही हो, मतलब वो भी डार्क होगी, ठीक है। शेड्स का मतलब आप जब ढूंढेंगे तो भी आपको मिलेगा कि डार्क इन कलर, मतलब डार्क कलर। तो तीनों मतलब को मिलाने के बाद आपको समझ में आएगा कि डार्कनेस की बात हो रही है, डार्कनेस इज इक्वल टू इविल पर्सन, यानी यहाँ पे इविल की बात, बुराइयों की बात हो रही है, ठीक है। एमंग दीज डिम एंड सॉम्ब्रे, आप ही में से कोई एक इविल बुराई यहाँ पे छुपी हुई है। हुज वॉइसेज इन द ब्रीज स्वेल, जिसकी आवाज़, हुज वॉइसेज जिसकी आवाज़, इन द ब्रीज मतलब हवाओं या फिर घाटियों, सराउंडिंग में हवाओं की, पर्टिकुलर हवाओं की बात की जाती है, जिसकी हुज वॉइस जिसकी आवाज़, इन द ब्रीज स्वेल, इस हवा के साथ साथ बहती हुई तेज हो रही है। मतलब बचाओ बचाओ, हे लक्ष्मण, हे सीते, जो आवाज़ आ रही है ये हवाओं के साथ जो है तेज होती जा रही है। वो तो पता ही है आपको, जो साउंड होती है ट्रैवल करती है थ्रू मीडियम, ठीक है। एंड ब्लेंड विद नॉइज ऑफ कैट्स, और ये जो आवाज़ है इसमें एक और आवाज़ सुनाई दे रही है, ये ब्लेंड हो रही है, मिल रही है, किससे मिल रही है। एंड ब्लेंड विद नॉइज, उस नॉइज से, आवाज़ से, नॉइज और साउंड में फ़र्क कितना, नॉइज आपको कर्कश लगती है, परेशान करती है। नॉइज ऑफ कैस्केड, कैसे मतलब होता है पानी की आवाज़, यानी झरना, जो पानी जो कि गांव में, वो लोग गाँव कह रहे हैं, फॉरेस्ट में है ना, तो कहीं ना कहीं आसपास झरना है, फायर वाटरफॉल है, तो उसकी जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ के साथ ये आवाज़ ब्लेंड हो रही है, मिल रही है, ठीक है। ये खत्म हो गया। वॉच ओवर सीता, सीता का ख्याल रखना, किससे कह रहे हैं लक्ष्मण जी, आसपास के गॉड्स जितने भी हैं, आकाश, वायु, धरती, जंगल, ठीक है। वॉच ओवर सीता होम एलोन, जो कि अकेले है, आई लीव, मैं निकल रहा हूँ, एंड कीप हर सेफ फ्रॉम हर, और उनको जो है हर एक बुराई से बचा के रखना। टिल वी रिटर्न, वी कौन, मैं और लॉर्ड राम, लक्ष्मण और लॉर्ड राम। टिल वी रिटर्न ऑन टू अवर ओन, जब तक हम, टिल वी मतलब जब तक हम वापस नहीं आ जाते। आई एंड माई ब्रदर आर मिनार, मतलब कि मतलब कंधे पे हाथ डाले हुए एक दूसरे के, जब तक हम दोनों वापस नहीं आ जाते तब तक सीता जी का ख्याल रखिएगा सभी लोग। फॉर दो इल ओमेंस राउंड एस राइज, अब देखिए ये यहाँ पे क्या है कि रक्षा करना, अब इस रक्षा को करने के लिए जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे लक्ष्मण जी, हर उस चीज़ से, फॉर दो, हर एक उस चीज़ से जो खराब हो, इल मतलब थोड़ा समझे, तबीयत खराब होना, देखिए यहाँ पे खराब, फॉर दो इल ओमेंस, ओमेंस मतलब होता है एक ऐसे इवेंट जो फ्यूचर हो, फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स, यानी भविष्यवाणी, भविष्य में होने वाले कार्य को आप ओमेंस कह सकते हैं, ठीक है। फॉर दो इल ओमेंस राउंड अस राइज, जो भी आसपास कोई भी बुरी शक्तियाँ कुछ करने के लिए सोचे, कोई इवेंट करने के लिए सोचे, उससे सीता जी का ख्याल रखिएगा। एंड फ्राइटन हर डियर हर्ट आई फील, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है आया था, प्रॉब्लम हुई थी कि अब यहाँ पे हर किसके लिए आ रहा है, यही चलिए हम मान लेते सीता जी के लिए आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर डियर, अब ये कौन सा डियर है, वो प्यार वाला डियर है जो हम लोग बोलते हैं, या फिर वो हिरन वाला डियर है, कंफ्यूज हो गए ना। दूसरा हर्ट मतलब दिल, आई फील, यहाँ पे तो क्लियर हो गया, लेकिन डियर और हर्ट में कंफ्यूजन आ रही है। उनका डियर भी हो सकता है, हर डियर मतलब सीता जी का डियर, यहाँ भी सेंटेंस सही है। और हर डियर प्रिय सीता भी हो सकता है, यहाँ भी सही है। अब क्या करें ना, फंस गए ना। अब देखो यहाँ पे कैसे समझते हैं,
जब इस लाइन को समझ में आए तो नेक्स्ट लाइन पे आइए तो आपको समझ में आएगा डैट ही इज सेफ। यहाँ पे ही आपको दिखाई दिया ना, तो समझ जाइए जो पहले वाला आ रहा है वो सीता जी के लिए आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड फ्राइटन हर डियर हर्ट आई फील, और डराया है हर उस बुरी चीज़ों ने, मतलब जो कि आवाज़ आ रही है, जो आसपास हवाएं चल रही हैं, उन हर एक चीज़ों ने सीता जी के हृदय को डरा दिया है। मुझे ये महसूस है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, एंड फ्राइटन हर डियर हर्ट आई फील, मुझे ऐसा लगता है डैट ही इज सेफ, मेरा भाई अभी सुरक्षित है। ही इज सेफ, मेरा भाई सही सलामत। वो आसपास चीज़ों से बात कर लक्ष्मण जी। बीनीथ द स्काइज, देखिए यहाँ से थोड़ा सा और डिफिकल्ट, थोड़ा सा और तरुदत्त जी जो ना, तरुदत्त ने और डिफिकल्ट लिखने की कोशिश की है, लेकिन मैं हूँ, ढूंढ तो लूँगा ही। तो बीनीथ द स्काइज, मुझे ऐसा लगता है कि वो सही सलामत है। बीनीथ द स्काइज, इस आसमान के नीचे वो सही सलामत हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। आगे चलें। हिज इक्वल इज़ नॉट, अब यहाँ दिक्कत आ गई। ये यहाँ क्या मतलब, हिज इक्वल इज़ नॉट, कोई उनके बराबर नहीं है, शायद ये मतलब होगा। एंड हिज हील, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? प्रॉब्लम फंस गई ना। जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप मेरे साथ भी कन्फ्यूजन स्टार्ट करें तो आपको पता लगेगा कितना टफ होता है ये। तो देखिए, दैट ही इज सेफ, वो सही सलामत है। बीनीथ द स्काईज, अंडर द स्काई, मतलब इस आसमान के नीचे वो सही सलामत हैं। ही इज इक्वल इज नॉट, मतलब अब देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, कि ये अगर आकाश है और ये धरती का है, ठीक है, दोनों सरफेस है। अगर लॉर्ड राम जी सही सलामत हैं तो वो खड़े होंगे, ठीक है, सही सलामत खड़े होंगे, गिरे नहीं होंगे, नॉट इक्वल। अगर गिरे हैं तो देखिए दोनों के इक्वल हो गए ना, समझ में आ रहा है। और अगर खड़े हैं तो इक्वल नहीं है। इस सरफेस की बात हो रही थी कि अगर आसमान ऐसे है तो लॉर्ड राम जी जो ऐसे नहीं है, मतलब गिरे पड़े नहीं होंगे, उनको क्योंकि हत्या या किसी ने कुछ किया नहीं होगा, वो सही सलामत होंगे। आप समझ में आए ना। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, आपको पोएट के माइंड में घुसना पड़ेगा कि किस सेंस में लिखा होगा उन्होंने। मैं डैम श्योर हूँ कि यही मतलब है। ठीक है, आगे चले। दैट ही इज सेफ बीनीथ द स्काईज, ही इज इक्वल इज नॉट, वो इक्वल नहीं है स्काई के, मतलब वो सही सलामत है, वो गिरे पड़े नहीं है ज़मीन पे। एंड हिज हील, हील माने एड़ी होती है, देखिए तभी ना, एड़ी, यहाँ पे एड़ी की बात नहीं कर सकते आप, लेकिन यहाँ पे एड़ी की बात कर सकते हैं। अगर कोई इंसान खड़ा है तो इस एड़ी की बात कर सकते हो, वहाँ एड़ी ज़मीन पे होगी। ठीक है, एंड हिज हील शैल ट्रेड ऑल एडवर्सरीज डाउन, और उनके कदमों ने सभी एडवर्सरी, सारे भी दुश्मन आए होंगे या कितनी बुराइयां रही होंगी, उनका खात्मा कर दिया होगा, नहीं सब उनके कदमों के नीचे तले होंगे। समझ में आ गया। ट्रेड तो आपको मैं इस वर्ड मैंने पहले बता चुका हूँ, ट्रेड मतलब होता है कुचलना, ट्रेड मतलब कुचलना। ठीक, एडवर्सरीज एनिमी नेगेटिव्स, डाउन तो लिखा ही है। ठीक, Whoever they may chance to be, जो कोई भी हो, जो कोई भी रहा होगा, शायद ही हो वहाँ पे। देखिए यहाँ मतलब देखिए whoever they may chance to be, जो कोई भी हो, शायद ही अब हो, अब वहाँ पे शायद ही हो, लॉर्ड राम जी ने उन सबका खात्मा कर दिया होगा। मज़ा आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं मेरे साथ। फेयरवेल ओ सीता, ब्लेसिंग्स क्राउन, अच्छा मैं जा रहा हूँ सीता जी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ब्लेसिंग्स क्राउन मतलब राजघराना या रघुवंश की जीत हो, ब्लेसिंग द क्राउन, ब्लेसिंग द क्राउन, मुकुट की जीत ना हो, रघुवंश की जीत हो, रघुवंश सही सलामत रहें। एंड पीस फॉर एवर रेस्ट विद यू, पीस एंड पीस फॉर एवर रेस्ट विद यू, और हमेशा आपके साथ रहें, आपके साथ हमेशा शांति रहे, मतलब उनकी एक कामना को, उनकी एक सेफ्टी को कामना करते हुए, विश करते हुए वहाँ से लक्ष्मण जी निकल रहे हैं। ठीक है, आगे ही सेड, फिर से ही सेड कौन है? लक्ष्मण जी हैं। बोल कौन रहा है? तो बोल रही है। क्यों ना, तो वहाँ पे द.com आया है और यहाँ पे डैट ही आ गया, और ही कौन बोल सकता है यहाँ पे इस समय ना। ही सेड एंड स्ट्रेट हिज वेपन्स टुक, उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा और तुरंत ही अपने जो है वेपन्स, अपने हथियार को उठाया। हिज बो, उनका धनुष, एंड एरोस, उनके बाण, पॉइंटेड कीन, एकदम साफ, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन के साथ उन्होंने उठाया कि अब मैं युद्ध पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक वो जेस्चर दिखा रहे हैं, इस सेंटेंस पे वो जेस्चर दिखाई दे रहा है। विद कीन, पॉइंटेड कीन, उत्सुकता के साथ उन्होंने वो दोनों उठाया, कोई जो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है उनको। ठीक है, अब देखिए फिर से वो सेंटेंस आया
कि आप लक्ष्मण जी क्या सोच रहे होंगे, और लक्ष्मण जी की सोच को क्लियर करने के लिए तुरजत क्या सोच रही होंगी। तो उन्होंने लिखा है कि काइंड ना, इंटेलिजेंट वॉज हिज लुक, मतलब जिस समय वो हथियार वो सब उठा रहे थे, काइंड क्या वो दयालु थे, नहीं, नो, ये जो NAY लिखा हुआ उसका मतलब नो है, अर्काइक वर्ड है, ने मतलब नहीं, वो दयालु समय नहीं लग रहे थे। इंटेलिजेंट, क्या वो इंटेलिजेंट लग रहे थे, वॉज हिज लुक, इंटेलिजेंट मतलब होता है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियरेंस हो, ठीक है, एक शक्त हो, ठीक है, उस लेवल की बात। इंटेलिजेंट मतलब विनम्र भी हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट का यहाँ मतलब कि आप कुछ भी उस स्टेट में कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको कि मैं करूँ कि ना करूँ, ये वाला स्टेट नहीं है, ठीक है। वॉज हिज लुक, वो उनका जो है लुक था, उनके लुक में ये दिख रहा था। तुरुदत्त उस समय केवल ट्रांसलेशन काम नहीं कर रही हैं, वो उस समय उस माहौल में उस जो भी वो जंगल है वहाँ पे खड़े हो करके लक्ष्मण को देख रही हैं, और इमेजिनेशन विजुलाइजेशन के साथ देख रही हैं। तो किस लेवल की विजुलाइजेशन है, मैं भी उनके साथ साथ देख रहा हूँ तभी तो मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। नो ट्रेस ऑफ एंगर, कोई भी निशान नहीं है उस गुस्से का कि सीता जी ने इतना कुछ कैसे बोल दिया, मैं उसको मार डालूंगा, उस दुश्मन को मार डालूंगा जिसके खिलाफ मुझे इतना सुनना पड़ा, कोई भी गुस्सा नहीं है, एंगर नहीं है, कुछ नहीं, शांत। दैट सीम्ड, दिख रहा है, नहीं, सेकंड लाइन हो गया। नो ट्रेस ऑफ एंगर, कोई गुस्से की निशानी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। देयर वॉज सीन, ना कुछ दिखा वहाँ पे। ओनली अ सॉरो डार्क, केवल एक दुख दिखा वहाँ पे, एक दुख, कहीं ना कहीं अंदर एक दुख थी, एक निराशा दिखी लक्ष्मण जी के चेहरे पे। डैट सीम, जो दिख रही थी, टू डीपेन हिज रिजॉल्व टू डेयर। देखिए यहाँ पे रिजॉल्व टू डेयर को हटाइए, पर इतना समझिए, डैट सीम टू डीपेन, जो कि उनके अंदर किसी कोने में एक निराशा ने जन्म ले लिया था, निराशा उनके अंदर दिख रही थी, उनके चेहरे पे दिख रही थी। आगे, रिसॉल्व टू डेयर, हिज रिसॉल्व टू डेयर, रिसॉल्व मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के लिए रिजॉल्व होते हैं, जैसे कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए रिजॉल्व हूँ कि मैं अपने चैनल पे कभी भी समरी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, मैं कभी भी समरी नहीं पढ़ाता, मैं लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई एम रिजॉल्व फॉर माई स्टडी, मैं अपने स्टडी के प्रति रिजॉल्व हूँ, ईमानदार हूँ। तो वो भी अपने भाई के प्रति ईमानदार थे और ईमानदार हैं भी, तो उनकी उस रिजॉल्वेंस का, उनकी उस ईमानदारी पे जब बहुत ज़्यादा जो है सीता जी ने बोल दिया तो वो टूट गए अंदर से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है उस रिजॉल्व की बात की जा रही है, रिजॉल्व टू डेयर, उनकी ललकारा गया, उस ईमानदारी को ललकारा गया। क्लियर हो गया ये लाइन, अच्छी लाइन, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ऑल डेंजर्स, जितनी भी वहाँ पे डेंजर्स मतलब बुरी चीज़, खतरनाक चीज़, ऑल डेंजर्स, हॉर्स द वल्चर स्क्रीम्ड, आसपास के विजुलाइजेशन की बात हो रही है, मतलब आसपास चीज़ों की बात हो रही है। हर एक बुराई एक ऐसी आवाज़ कंपन कर रही थी, हॉर्स द वल्चर स्क्रीम, जैसे कि कोई गिद्ध की आवाज़ मंडरा रही हो आसमान में, एक ऐसा माहौल बन चुका था, मतलब एक वॉर का माहौल बन चुका है, ठीक है। हॉर्स मतलब होता है एक तरीके से, हॉर्स द वल्चर स्क्रीम, यहाँ पे हॉर्स ये पूरा एक टोन है, एक साउंड इफेक्ट है, जैसे कि किसी मूवी के पीछे जो साउंड इफेक्ट दिया जाता है, जो आप जो है भूत वाली सीन देख रहे थे तो आपको कुछ साउंड खिकड़ी की आवाज़ सुनाई देती, सब कुछ सुनाई देता ना, वैसे पोएट्स भी जो है अपनी लाइंस के पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं कंपैरिजन के साथ, ये वही साउंड है, बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। हॉर्स द वल्चर स्क्रीम्ड, जैसे कि कोई गिद्ध मंडरा रहे हों आसमान में सभी खतरनाक चीज़ों के आसपास। एज आउट ही स्ट्रोड, और उस माहौल में राम कह रहे हैं, लक्ष्मण जी जो है चलते हैं। एज आउट ही स्ट्रोड, स्ट्रोड मतलब होता है वॉक, चलना विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। आउट ही स्ट्रोड विथ डॉन्टलेस एयर, निडर निर्भीक, डॉन्टलेस एयर, कोई एक हवा के हिसाब से, मतलब कोई बारीक सा भी उनके अंदर झिझक नहीं है, डर नहीं है, वो निडर होकर के वहाँ से अपने सामान को उठा, जो भी बाढ़ वाड़ सब उठा के हथियार खुद चलते हैं जंगल की तरफ। वो ख़त्म हो गया। सो फाइनली हमने जो है, मुझे नहीं पता कितनी देर की वीडियो बनी, शायद 50 मिनट 25 मिनट, पता नहीं। तो फिर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट पोएम मेरे ख्याल से शायद कमला दास की इंट्रोडक्शन है, पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, कमेंट करिए।
पढ़ना ही नहीं पढ़ना मेरे साथ, बहुत पढ़ाता हूँ ना, आई नो। टाटा।